हेलो फ्रेंड्स, एक्सएम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद अफजल। खगोल विज्ञान में जो है हमने अब तक जो है आकाशगंगा को पढ़ा है और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तारों का जीवन और उनका अंत। ठीक है, हम पढ़ने वाले किसके बारे में? तारों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि तारों का जन्म कैसे हुआ और उसके जो है उनका अंत कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम जानते हैं तारा किसे कहते हैं, तारे की परिभाषा क्या है। व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ स्टार्स? तारे की परिभाषा क्या है? तो तारा यानी वह खगोल पिंड जिसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है, वो क्या कहलाता है? वो तारा कहलाता है। यानी वह खगोलीय पिंड जिसमें खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश हो, तारा कहलाता है। तो तारे की परिभाषा हम देख सकते हैं इस तरीके से। देख लीजिए, मान लीजिए तारा, तारा को अंग्रेजी में कहते हैं स्टार्स। क्या कहेंगे? स्टार। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें मायने रखती हैं। देखिए, एक जो इसका है वो इसमें होनी चाहिए ऊष्मा। ठीक है, इसमें खुद की ऊष्मा होनी चाहिए और दूसरा इसमें प्रकाश होना चाहिए, तभी वो तारा कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई उसकी परिभाषा कि उसकी परिभाषा क्या है। अब हम जानते हैं कि तारे बनते कैसे हैं। बड़ा रोचक जो है ये क्लास होने वाली है, रोचक क्लास होने वाली है। अगर आप लोगों ने इसको डीपली देखा और डीपली समझा तो तारे से संबंधित जितने भी डाउट्स आपके मन में हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और जो है चैनल को, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए जानते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारा चैनल जो है एक ये भी है और एक चैनल हमारा जो है अपोलो CSE स्टडी सेंटर भी है, उस पर भी हम क्लास लाने वाले हैं। तो दोनों, उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपोलो CSE स्टडी सेंटर। ठीक है, तो आप दोनों चैनल ये सब्सक्राइब कर लीजिए और दोनों चैनलों पे आपको जो है UPSC, UPPCS या जितनी भी जो है प्रतियोगी परीक्षाएं भारत सरकार आयोजित करवाती है, जो भी प्रश्न उसमें पूछे जाते, चाहे वो भूगोल हो, सामाजिक जो है आपका राजनीति शास्त्र हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी चीज़ें हो, उसको सब जो है सभी इन दोनों चैनलों, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ इसको। देखिए, हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, जब मैंने आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत यानी महाविस्फोट का सिद्धांत बताया था, तो उस सिद्धांत में मैंने आपसे क्या कहा था कि जो है 3 चीज़ों का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महाविस्फोट से। हम जान लेते हैं थोड़ा, महाविस्फोट से देखिए, महाविस्फोट से 3 चीज़ों का जन्म हुआ था। ठीक है, पहला जो जन्म हुआ था वो हुआ था समय का। ठीक है, समय का। दूसरा हुआ था पदार्थ का। ठीक है, और जो आपका तीसरा हुआ था वो हुआ था आपका स्थान, जिसे अंग्रेजी में स्पेस कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई होंगी पहले, थोड़ा हल्का जो है आपको रिवीजन करवा देते हैं। तो यानी पदार्थ जो बना था, समय, यानी जब महाविस्फोट से पहले जो समय था वो समय कुछ समय नहीं था, यानी वो शून्य था। और उसके बाद जब विस्फोट हुआ उसके बाद समय की शुरुआत हुई, और समय की जब शुरुआत हुई तब से समय की गणना होने लगी। और उसके बाद जो दूसरा था पदार्थ, पदार्थों में जब ब्रह्मांड की सबसे पहले जब विस्फोट हुआ तो 3 जो है मौलिक कणों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, 3 मौलिक कण, अभी तो ज़्यादा ही है लेकिन 3 प्रमुख हम पढ़ेंगे। तो जो पहला हमने इसमें पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इसमें प्रोटॉन। ठीक है, फिर दूसरा था आपका न्यूट्रॉन और तीसरा था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या थे? ये मौलिक कण थे। ये क्या थे? ये मौलिक कण थे और इन्हीं मौलिक कणों के से जो है अनेक तत्वों का निर्माण हुआ। तो इन मौलिक तत्वों से जो पहले तत्व का निर्माण हुआ, यानी जो पहले जो गैस का जो निर्माण हुआ, जो तत्व का निर्माण हुआ, वो था हाइड्रोजन। वो क्या था? वो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद अन्य गैसों जैसे हीलियम, मीथेन, इस तरीके से चीज़ों का निर्माण हुआ। तो हम यही जानते हैं कि भाई कैसे स्टार बने, बादल कैसे बने, यही तुम जानेंगे। हमारा जो ये आप लोग देखते जाइए, अगर आपने नोट किया हो तो कोई बात नहीं। बादल कैसे बने, बादल कैसे बने? तो जो ये हाइड्रोजन तत्व निकला,
अब हाइड्रोजन सिर्फ अकेला हाइड्रोजन नहीं था, हाइड्रोजन के साथ धूल और जो है मिट्टी के कण भी थे। तो उन्होंने एक बादल का रूप ले लिया था। किसका ले लिया था? एक बादल का रूप ले लिया था। कुछ बड़े बादल, कुछ छोटे बादल। तो जो छोटे बादल थे वो जो है सूर्य से जो छोटे बने, जो है सूर्य में भी दो कई प्रकार के सूर्य, एक बड़ा सूर्य होता है और छोटा सूर्य होता है। तो जो बादलों का बड़ा झुंड था तो वो उसमें जो है धूल मिट्टी और उसमें हाइड्रोजन गैस। बाद में क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के जो कण होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो जब वो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन, ये कण है दोनों, तो ये दूसरे से दूर भागेंगे, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। लेकिन जब वहाँ पे बादलों में क्या था, बादलों में घनत्व था, यानी उसमें प्रेशर था और उसमें जो है ऊष्मा यानी तापमान था, तो ये एक दूसरे की ओर ढकेल रहा था। वो इसको इधर ढकेल रहा था और ये इसको इधर ढकेल रहा था। जब ये आपस में टकराए, जब हाइड्रोजन का एक कण दूसरे कण से टकराया, यानी जब यहाँ पे टकराया और इसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद एक दूसरे तत्व के निर्माण हुआ जिसका नाम था हीलियम। ठीक है। और इसी तरीके से क्या हुआ, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हुई। और क्या हुआ, जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हुई तो इसमें ऊर्जा और जो है प्रकाश उत्पन्न हो गया। तो हम इसको समझेंगे डीपली की जो है स्टार्ट से। यानी पहले क्या था, यानी दूर दूर तक, यानी इस तरीके से क्या थे, बादल थे। अब इसमें क्या था, इसमें जो है धूल मिट्टी था और हाइड्रोजन गैस थी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस थी और दूर तक ये फैले हुए थे। दूर तक क्या हुए थे, ये फैले हुए थे। बादल मतलब बहुत दूर दूर थे और इसी के लिए इन्हें विरल गैस कहा गया था। क्या कहा गया था, विरल गैस। इन्हें क्या कहा गया, विरल गैस, विरल गैस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें जो है अत्यधिक अनंत जो है इसमें ग्रेविटी थी, इसमें गुरुत्वाकर्षण बहुत था। और गुरुत्वाकर्षण मान लीजिए इधर से गुरुत्वाकर्षण, जब इसमें यहाँ केंद्र, तो यानी चीज़ें जो बाहर की चीज़ें थी, यानी जो बाहर का चीज़ था, यानी यहाँ से गुरुत्वाकर्षण इसको यहाँ खींच रहा था और ये इसको यहाँ खींच रहा था, ये इसको यहाँ खींच रहा था, ये यहाँ खींच रहा था। यानी इसमें डेंसिटी, यानी इसमें गुरुत्वाकर्षण, घनत्व और इसमें जो है प्रेशर, तीनों चीज़ें सम्मिलित रूप से कार्य कर रही थी। जिससे क्या हुआ, एक चीज़ों की ओर ये ढकेलना यानी सिकुड़ना, एक दूसरे की ओर आना प्रारंभ हो गया। और जैसे ही एक दूसरे के समीप आए, इनमें नाभिकीय संलयन की यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की जो है प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और जिससे क्या हुआ, जिससे कि और जब ये बहुत समीप आए, जब ये आने लगे, यानी तब इनका जो आकार क्या होगा, ये सिकुड़ने लगे। ये क्या होने लगे, ये सिकुड़ने लगे, ये इस तरीके से सिकुड़ने लगे। जब ये छोटे हुए तो इस तरीके से सिकुड़ने लगे, इस तरीके से ये सिकुड़ने लगे। और तब इनको जो है नाम दिया गया नेबुला। क्या कहा गया, नेबुला, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निहारिका। निहारिका। अब इसमें क्या, जब ये समीप आए और जब ये, और इसमें जो लगातार गुरुत्वाकर्षण बल लगता रहा, लगातार इनका जो है घनत्व बढ़ता रहा। और क्या हुआ, जब हाइड्रोजन के जो है, हाइड्रोजन के दो जो है, हाइड्रोजन का जो है क्या, दो कण मिले और हीलियम, एक तीसरे जो तत्व, दूसरे तत्व हीलियम की जो है निर्माण हुआ। तो उससे क्या हुआ, तो उसी तरीके से इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और ये जो है जल करके आग का गोला बन गए। क्या बन गए, इसी तरीके से ये आगे चलकर क्या बन गए, आग का गोला। यानी क्या बन गए, ये सूर्य, आग का गोला, जलता हुआ आग का गोला बन गए। इनको क्या नाम दिया गया, हमने इन्हें नाम दिया गया स्टार। ठीक है, या इन्हें हम तारा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हुई वो भी आप जान लीजिए। देखिए, जो सबसे पहले इसमें जो प्रक्रिया हुई तो वो क्या हुई कि इसमें जो है हुआ, इसमें हुआ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हुई। क्या हुआ, नाभिकीय संलयन हुआ। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन हुआ। अब इसमें नाभिकीय संलयन किसके हुआ, यानी हाइड्रोजन किससे जो है हुआ, तो वो टकराया हीलियम से। यानी हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में क्या हुआ, नाभिकीय संलयन हुआ। ठीक है, और जिससे क्या बनी, जिससे बनी
ऊर्जा, क्या बनी? ऊर्जा और प्रकाश, ठीक है, और प्रकाश। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें दो ईंधन है इसके, मान लीजिए इसमें जो दो गैसें जो मुख्य बनी वो बना जो है हाइड्रोजन और हीलियम, तीसरा कोई नहीं था। तो हाइड्रोजन और हीलियम यानी जब पदार्थ को हम ज़्यादा गर्म किसी भी चीज़, यानी उसका जो टेम्परेचर बढ़ता रहा, उसका जो तापमान हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, उसका जो तापमान यहाँ हम बढ़ने का जो है एरो से इंडिकेट करते हैं, यानी तापमान उसका बढ़ता गया और तापमान बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 6000 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। जब हाइड्रोजन और हीलियम जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन और हीलियम के जो ईंधन था उनका लगातार क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ता रहा, बढ़ते 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 वो हो गया 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर पहुंचा किसी भी पदार्थ का तो क्या हो गया, तो वो प्लाज्मा अवस्था में हो गया। क्या हो गया? प्लाज्मा। तो किस अवस्था में हो गया? तो वो हो गया प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था क्या होती है? ये पदार्थ की जो है चौथी अवस्था होती है, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद प्लाज्मा, और जो पांचवी पदार्थ की अवस्था है वो है बोस-आइंस्टीन, ठीक है। प्लाज्मा क्या होती है? सबसे जो है अधिक मैक्सिमम ये हीट गर्म होती है, और जो बोस-आइंस्टीन होती है वो सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। तो जो इसी तरीके से 5 जो है आपको जो है पदार्थ की खोज हुई है अब तक के, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। तो जो इसका जो अंदर का जो ईंधन है, जो हाइड्रोजन और हीलियम जो इसके अंदर ईंधन है वो किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। अब आप कहोगे सर प्लाज्मा अवस्था क्या होती है? तो देखिए, प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें ना तो पदार्थ जो है द्रव्य होता है और ना जो है होता है ठोस, यानी ठोस होता है। यानी जिस तरीके से मान लीजिए लेई समझाया आप लोगों ने, जिससे आप किसी चीज़ को चिपकाते हो, वो क्या है? वो एक प्लाज्मा अवस्था है। उसी तरीके से क्या होता है आपके जो है नाक, ये भी क्या है? प्लाज्मा अवस्था है, और खखार ये भी प्लाज्मा अवस्था है। तो यानी बहुत सारी चीज़ें क्या हैं जो प्लाज्मा अवस्था में है। तो उसी तरीके से जो हमारा इसका जो अंदर का जो ईंधन है वो क्या इस अवस्था में है? वो प्लाज्मा अवस्था में है। समझ रहे हो आप? प्लाज्मा अवस्था में है। तो उसी तरीके से आप देखोगे सूर्य हमारा बना और इसमें ये सब चीज़ें इसमें पाई गई। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपको पहले ही पता है, मान लीजिए इस सृष्टि का, इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे यूनिवर्स का एक नियम है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी। मैंने पिछली जो है कक्षाओं में आपको कहा था कि सूर्य जो हमारा तारा है वो इसकी एक जो है निर्धारित आयु है, यानी ये 10 अरब साल ही जीवित रहेगा, कोई भी तारा हो। तो यानी जब इसका सूर्य का जो ईंधन है, ईंधन क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम, जब खत्म हो जाएगा तो ये भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब इसका ईंधन खत्म होगा, मतलब इसका ईंधन जब कम होगा, तो समझ लीजिए इसमें जब इसका ईंधन कम होगा, यानी मान लीजिए 95% ईंधन इसका रह जाएगा, तो ये आकार में क्या हो जाएगा? आकार में बड़ा हो जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग इसको लिख लीजिए, जगह थोड़ी जो है शॉर्ट है। जब इसका ईंधन खत्म हो जाएगा, कितना? 95% जब इसका ईंधन खत्म हो जाएगा तो ये इसका जो आकार हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, यानी आकार में क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से इसका आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जो तारे की जो इसका ईंधन है वो लगभग 90%, कितना? 90% जब खत्म हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? तो उसका आकार बड़ा हो जाएगा। आकार बड़ा होने के बाद उसका जब आकार बड़ा हो जाएगा तब उसको एक हम नाम देंगे। क्या नाम देंगे? तो उसको कहा जाएगा लाल दानव। क्या कहा जाएगा उसे कहा जाएगा लाल दानव। इसे इंग्लिश में कहेंगे रेड जाइंट, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेड जाइंट कहेंगे, लाल दानव कहेंगे। उसका जो है जब क्या होगा? साइज बड़ा हो जाएगा। अब इसमें ये प्रक्रिया आपने समझा कि पहले विरल गैस बनी, फिर निहारिका बनी, फिर स्टार बने। क्या बना? स्टार बना। अब स्टार के बाद जब उसका ईंधन 90% खत्म हो गया तो उसका वो आकार क्या हो गया? उसका आकार बढ़ गया और वो उसे नाम दिया गया लाल दानव का नाम दिया गया। अब जब ये अपनी 95%
यानी जब ये अपना 95% जो है ख़त्म कर देगा, ठीक है, 95% खत्म कर देगा अपनी जो है ऊष्मा को, तो वो बन जाएगा, तब वो बन जाएगा आपका, देखिए तब वो बन जाएगा आपका व्हाइट ड्वार्फ। क्या बन जाएगा? व्हाइट ड्वार्फ। क्या कहा गया उसे? सफ़ेद वामन कह लीजिए आप, सफ़ेद वामन, या इसे कहेंगे व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है, उसे व्हाइट ड्वार्फ कहा जाएगा। समझ रहे हो आप? उसे व्हाइट ड्वार्फ कहा जाएगा। अब इसमें एक बात और आप जान लीजिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक भारत के प्रसिद्ध जो है वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था एस चंद्रशेखर। उन्होंने एक जो है सीमा बनाई थी, उन्होंने एक चंद्रशेखर सीमा के नाम से उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई भी तारा अगर सूर्य के बराबर या सूर्य से 1.44 गुना, उन्होंने क्या कहा था? सूर्य के बराबर, मैं लिख देता हूं यहां पे, सूर्य के बराबर, कोई तारा सूर्य के बराबर या सूर्य से 1.44 गुना छोटा है, तो क्या बनेगा? वो सफ़ेद वामन बनेगा। क्या बनेगा? यानी सूर्य के द्रव्यमान, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान, यहाँ लिख देंगे सूर्य का द्रव्यमान, कोई भी तारा अगर सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे छोटा है, कितना छोटा? 1.44 गुना छोटा है, तो क्या बनेगा? तो वो बनेगा सफ़ेद वामन। क्या बनेगा? यहाँ लिख देते हैं हम 1.44 छोटा, ठीक है, तो क्या बनेगा? वो बनेगा जो है व्हाइट ड्वार्फ या सफ़ेद वामन। लेकिन अगर कोई तारा या कोई जो है तारा सूर्य से बड़ा है, कितना बड़ा है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर कोई तारा सूर्य से, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, कोई तारा सूर्य से 1.44 गुना बड़ा है, तब वो जो है सफ़ेद वामन नहीं बनेगा, तब वो बनेगा सुपरनोवा या विस्फोटक तारा जिसे कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? विस्फोटक तारा या सुपरनोवा कह लीजिए इसे, या अभिनव तारा भी इसे कहा जाता है, या लेते हैं अभिनव तारा, इसे जो है सुपरनोवा भी कहा जाता है, सुपरनोवा या अभिनव जो है इसे हम विस्फोटक तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा, ठीक है। यानी अगर कोई जो है तारा सूर्य से 1.44 गुना छोटा है या सूर्य के बराबर है, तो क्या बनेगा? सफ़ेद वामन बनेगा। लेकिन अगर कोई तारा सूर्य से बड़ा है, कितने गुना बड़ा है? 1.44 गुना बड़ा है, तो क्या बनेगा? वो अभिनव तारा बनेगा। और इसी को कहा गया था चंद्रशेखर सीमा। क्या कहा गया था इसको? इसे कहा गया था चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। एस चंद्रशेखर सिंह जो है बहुत महत्वपूर्ण, जो है बहुत महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है ब्लैक होल की खोज की थी, और जो है इन्होंने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। बहुत भारत के लिए, जो भारत की जो वैज्ञानिक हैं और भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की जो है बात है ये। तो यानी मान लीजिए कोई जो है तारा सूर्य से छोटा हुआ, कितना? सूर्य के बराबर या सूर्य से छोटा है 1.44, तो वो क्या बनेगा? सफ़ेद वामन बनेगा, ठीक है। यहाँ मैं जगह शॉर्ट है, इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी सफ़ेद वामन, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए 95% जो है ऊष्मा इसमें है, यानी हल्का हल्का ये क्या हो रहा है? ये हल्का हल्का ये मतलब इसमें लाइट आ रही है, हल्का हल्का ये क्या हो रहा है? ये जल रहा है। इसी को कहा जाता है जो है इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं, या इसे फॉसल स्टार भी कहा जाता है। यानी इसमें थोड़ी बहुत ऊष्मा बची रहती है, लेकिन जब इसमें वो भी ऊष्मा खत्म हो जाती है, यानी जब इसमें क्या होता है, इसमें जो है यानी इसमें 100% जब ऊष्मा या जो इसका ईंधन होता है वो खत्म हो जाता है, तब ये क्या बन जाता है? तब ये बन जाता है कृष्ण जो है वामन। क्या बन जाता है? कृष्ण वामन। ये क्या बन जाता है? तब ये बन जाता है कृष्ण वामन, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ। क्या कहेंगे? ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है। ब्लैक ड्वार्फ उसे हम कहते हैं,
यानी इसमें क्या होती है, इसमें जो है एकदम ख़त्म हो जाता है, इसमें एनर्जी रही नहीं जाती है। और ये क्या होते हैं, ये इसी तरीके से ख़त्म होकर के, मैंने फिर वही आपसे क्या था, मैंने क्या कहा था कि मान लीजिए मैंने आपसे यही कहा था कि मान लीजिए ये हमारी आकाशगंगा है, ठीक है, ये आकाशगंगा है, यही तो बताया था हमने आपको। और यहाँ पे क्या होते हैं, तारे जन्म, नए जो तारे होते हैं यही बनते हैं, यहाँ पे नए तारे बनते हैं। तो जब इसी तरीके से जब ये अपनी आयु यानी इस प्रक्रिया से जब ये गुजर जाते हैं तो ये क्या होते हैं, तो ये कृष्ण वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ बन करके यहाँ पर घूमते रहते हैं, यहाँ पे इसी तरीके से क्या होते हैं, यहीं पे ये घूमते रहते हैं, यहाँ पे विचरण करते रहते हैं ये तारे, यहीं पर ब्लैक ड्वार्फ बन करके। ये आपको समझ में आ गया इतना पूरा। अब हम बात करते हैं अभिनव तारे की, कि कोई तारा जो सूर्य से 1.44 गुना बड़ा होता है तो वो क्या बनता है, अभिनव तारा बनता है। तो अभिनव तारे की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये तुरंत क्या होता है, इसमें विस्फोट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक्सप्लोसिव होता है, इसमें एक्सप्लोड होता है, ये विस्फोट कर जाता है। और जब ये विस्फोट करेगा तो इसमें कई सारी चीज़ जो है, कई सारे टुकड़े बनेंगे, कोई एक बनेगा लेकिन इसमें कई सारे टुकड़े बनेंगे। देखिए जो पहला इसमें बनेगा, मैं यहाँ ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, जो पहला इसमें बनेगा वो बनेगा इसमें न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा। इसमें चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन तारे में चार्ज नहीं। उसके बाद दूसरा एक बनेगा पल्सर, क्या बनेगा, पल्सर। तीसरा इसमें बनेगा क्वेसर, ठीक है, क्वेसर बनेगा। यानी जब अभिनव तारा विस्फोट होगा, मान लीजिए कोई भी चीज़ जब विस्फोट होती है या जब उसमें धमाका होता है तो उसमें कई जो उसके टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वो कई जगह फैलते हैं, कई कोई छोटा टुकड़ा बचता है, कोई बड़ा टुकड़ा बचता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ होती है। जब अभिनव तारे में जब विस्फोट होता है तो इसमें मान लीजिए न्यूट्रॉन तारा बन गया, बड़ा साइज़ का हुआ तो न्यूट्रॉन तारा बन गया, छोटा तारा जो है साइज़ का हुआ तो वो पल्सर बन गया, उसी तरीके से फिर क्वेसर बन गया। तो उसी तरीके से ये सब चीज़ें इसमें बनती हैं। तो अब एक इसमें आपने नाम सुना होगा ब्लैक होल का, किसका नाम सुना होगा आपने, ब्लैक होल का नाम सुना है। ब्लैक होल जो होता है तो ये काफ़ी जो है इसमें घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। ब्लैक होल के जिसमें घनत्व होगा उसका भार भी बहुत होगा। तो भाई ब्लैक होल कैसे बनते हैं, ब्लैक होल हम यहाँ लिख देते हैं, ब्लैक होल बनते कैसे हैं। ब्लैक होल कैसे बनते हैं, ठीक है। एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं, किस तरीके से इनका निर्माण होता है, किस तरीके से बनते हैं। तो देखिए इसमें कैसे बनते हैं ये, कि जब न्यूट्रॉन तारा होता है तो जब ये न्यूट्रॉन तारा जब ये विस्फोट हुआ तब इसमें बहुत ज़्यादा जो है इसमें ऊष्मा होती है, आग होती है, बहुत ज़्यादा ये हीट होते हैं। अब हालांकि इसमें अब ये बात भूलिए मत कि तारे का जो ईंधन होता है वो प्लाज्मा ही है, ये बात आपको भूलना नहीं है। तो यानी मान लीजिए कि जिसका जो ईंधन होता है वो प्लाज्मा ही है। तो जब इनमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद क्या हुआ कि इनमें एक तरीके से जब कोई चीज़ जब ठंड होता है तो क्या होता है, चीज़ें सिकुड़ती हैं। आपने देखा होगा कि ठंड के मौसम में क्या होता है, चीज़ें सिकुड़ती हैं। तो जब विस्फोट होने के बाद तारा होता है तब इसमें ये सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है। क्या होता है, इसमें संकुचन होने लगता है, और संकुचन जब होगा तो ये सिकुड़ता जाएगा। मान लीजिए इस तरीके से ये अभिनव तारा है, अभिनव तारा है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये जब इसमें ठंड बढ़ती जाएगी तो ये सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, और सिकुड़ते सिकुड़ते अंततः क्या होगा कि ये बहुत छोटा हो जाएगा। मान लीजिए कोई आप एक जो है कोई वस्तु लीजिए या कोई लोखंड की या कोई चीज़ वस्तु लीजिए और उसको पीटिए। पहले जब उसको लोगे तो उसका भार कम होगा, लेकिन जब उसको पीटोगे आप, जब उसको कूटोगे तो क्या होगा, वो जब जितना ज़्यादा वो छोटी होती जाएगी, उसका घनत्व बढ़ता जाएगा, उसका वेट उतना ही, उसका भार उतना ही बढ़ता जाएगा। तो वही स्थिति यहाँ पे है। तो ये जो तारा है, ये जो न्यूट्रॉन तारा है, इसमें लगातार ये सिकुड़ता जाता है, इसमें घनत्व बढ़ता जाता है, सिकुड़ता जाता है, अंततः क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। ब्लैक होल एकदम छोटे हो जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, धीरे धीरे क्या बन जाएंगे, वो बन जाते हैं ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल बन जाते हैं। वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे ब्लैक होल। अब
अब ब्लैक होल के विषय में एक बात जान लीजिए। देखिए ब्लैक होल में क्या होता है, ब्लैक होल में जो है इसमें घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। ब्लैक होल में यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसमें घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्लैक होल में घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ इसमें भार भी बहुत ज़्यादा रहता है। क्या रहता है इसमें? इसमें भार अधिक रहता है, अधिक भार अधिक रहता है। ठीक है, इसमें भार भी क्या होता है, भार इसमें बहुत अधिक रहता है। साथ ही साथ अब इसमें इतना अधिक भार रहता है कि ब्लैक होल की एक जो है एक कटोरा मिट्टी, ब्लैक होल की एक कटोरा मिट्टी लगभग क्या होती है कि ये कई जो है हाथियों के वज़न के बराबर होती है। इतना ज़्यादा वहाँ की मान लीजिए एक चम्मच मिट्टी भी एक हाथी के बराबर होती है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या होती है, डेंसिटी रहती है। सबसे दूसरी बात होती है, तीसरी बात कि इसमें प्रकाश की किरणें भी इसको भेद नहीं पाती। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो भी इसको भेद नहीं पाती, इतना ज़्यादा इसमें घनत्व होता है, ये जान लीजिए आप। इसी तरीके से अगर एक ब्रह्मांड के विषय में एक प्रमुख जो है एक मैटर ये कहा गया है कि अगर इस ब्रह्मांड का अंत होगा तो वो ब्लैक होल से ही होगा, ये जान लीजिए आप। क्या होगा कि इसका घनत्व ज़्यादा है और जिस चीज़ का घनत्व ज़्यादा होगा उसका वज़न भी ज़्यादा होगा। और तो जब ये किसी ग्रह से टकराएगा, मान लीजिए ये पृथ्वी से टकरा गया या मान लीजिए चंद्रमा से टकरा गया, तो उसको बीच से फाड़ के निकल जाएगा, जान लीजिए। मान लीजिए कोई ब्लैक होल अगर टकरा गया किससे, किसी ग्रह से, तो उस ग्रह का जो है अस्तित्व ही ख़त्म कर देगा। अब इसमें एक जो है निश्चित आप रहिए इस बात से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ब्लैक होल होते हैं वो केंद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? केंद्र में। और हम कहाँ पे हैं, यानी हमें इससे खतरा नहीं है, ये जान लीजिए। वैज्ञानिकों के अनुसार या जो सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो हमें इससे खतरा नहीं है, यानी हम और आप इससे बचे रहेंगे, यानी ये चीज़ें वहाँ पे आने वाली नहीं हैं। तो इसी तरीके से एक बात है कि अगर जिससे भी ये टकरा गया उसका अंत होना निश्चित है, ये आप जान लीजिए। तो इस तरीके से हमने आपको चीज़ें बताई, यानी न्यूट्रॉन तारा से ही बनता है, क्या बनता है, ब्लैक होल बनता है, ब्लैक होल बनता है। अब इसमें जान लीजिए जो पल्सर होता है चमकीला तारा होता है, पल्सर बहुत चमकीला होता है, क्या होता है, बहुत चमकीला होता है। और जो क्वेसर होता है इसमें चुंबकीय शक्ति होती है, क्या होता है, इसमें चुंबकीय शक्ति होती है, चुंबकीय शक्ति होती है। ठीक है, अब इसमें एक विषय में और एक बात जान लीजिए आप कि जो पल्सर और क्वेसर होते हैं तो ये जो होते हैं ये अपनी गति भी बहुत तेज़ घूमते हैं, यानी इनकी जो गति, यानी घूमने की जब इनकी गति होती है बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज़ ये घूमते हैं। इनके जो बीच के जो घूमने की जो गति होती है वो क्या होती है, बहुत तीव्र होती है और बहुत जो है तीव्रता से ये घूमते हैं। तो इस तरीके से है जो आपने देखा पूरा एक है, इसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि गैसों के बादल, यानी उसमें धूल मिट्टी होती है, धूल मिट्टी के कण होते हैं, उन्हें हम कहते हैं विरल गैस। उसके बाद जब वो समीप आते हैं गुरुत्वाकर्षण से तो वो बन जाते हैं नेबुला यानी निहारिका। उसके बाद जब इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो ये बन जाते हैं तारे, और तारे का अपना एक औसत जीवन काल होता है, यानी 10 अरब ही, ये 10 अरब साल ही जीते हैं, 10 अरब साल इनका जीवन होता है। और 10 अरब साल के बाद जब इनमें ईंधन लगभग 90% ख़त्म हो जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं लाल दानव। और जब इसमें 95% जो है ख़त्म हो जाता है वे बन जाते हैं सफ़ेद यानी वाइट ड्वार्फ। लेकिन इसमें दशा मैंने आपको बताई कि ये सूर्य के बराबर या सूर्य से 1.44 गुना छोटे होंगे तभी बनेंगे ये सफ़ेद जो है वामन। उसके बाद फिर ये बनेंगे कृष्ण वामन या ब्लैक ड्वार्फ। उसके बाद फिर ये बनेंगे अभिनव तारा। अगर ये सूर्य से बड़े, कितने बड़े, 1.44 गुना बड़े हैं तो क्या बनेंगे, ये अभिनव तारा बनेंगे। और अभिनव तारा जब विस्फोट होगा तो क्या होगा, तो इसमें न्यूट्रॉन तारा बनेगा और न्यूट्रॉन तारा के जो है सिकुड़ने की प्रक्रिया से ही ब्लैक होल बनेगा। उसके बाद पल्सर बनेंगे, क्वेसर बनेंगे। इस तरीके से चीज़ें आप इसमें देखते जाओगे। तो कुछ इस तरीके से हमने जो है आपको तारे का जीवन बताया है। अगली क्लास में हम जो है आपको जो है किसी अन्य जो है महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसे कि हम मान लीजिए हमने तारामंडल पे हम आपको तारामंडल बताएंगे, पूरी तरीके से तारामंडल आपको बताने का मैं प्रयास करूँगा। अगर आपको जो है क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए और जो है हमें सपोर्ट कीजिए।
यूपीएससी के बदलते जो है उसके जो पैटर्न बदल रहा है, उसी तरीके से जिस तरीके से प्रश्न वो पूछ रहा है उसी को जो है उसी दृष्टिकोण या उसको ध्यान में रख करके जो है हम इस तरीके से क्लास आपके लिए लेके आते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक एकदम उसके जो टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में एकदम छप जाए। यही मेरा प्रयास आपसे रहता है। तो आप सबसे जो है मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भेजिए, और दोस्तों जो है आपके फ्रेंड के पास ये जाए, वो भी क्लास को देखें और हमें जो है सपोर्ट करिए। ठीक है, तो ये आप नोट करते जाइए। इसका एक नोट्स आपको ज़रूर बनाना है। आप इसके नोट्स नहीं बनाओगे तो चीज़ें आपके समझ में आने वाली नहीं हैं। ठीक है, तो उसके आप नोट बनाते जाइए और जो है इसको रिवीज़न करते जाइए। अगली जो है क्लास में हम खगोल विज्ञान के जो है तारामंडल को पढ़ेंगे, किस तरीके से तारामंडल 89 तारामंडल हैं और उन 89 तारामंडलों में जो है हम चीज़ों को ये डीपली से पढ़ेंगे। तारामंडल से भी कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसमें जो है आपको बहुत सारी जो है सहायता मिलेगी और इसको आप नोट करते जाइए जो अच्छी तरीके से। इसका जो है आप नोट बनाते जाइए। अपना ख्याल रखिए और जो है लगातार जो है प्रयास करते रहिए। आप प्रयास करोगे तो यूपीएससी कोई बड़ा जो है हुआ नहीं है और आप आराम से यूपीएससी को क्रैक कर पाओगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। बस सवाल ये है कि आपको जो है एकाग्रता के साथ क्लास को देखना है, क्लास को समझना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।